हेलो माय क्यूट लिटिल स्माइल चेजर्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आई होप आपने पिछला वीडियो देखा हो एंड आई ऑल्सो होप उस वीडियो ने आपकी कुछ मदद करी हो। सो उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मैं हूँ डॉक्टर सृष्टि शंकर, दांतों की डॉक्टर, और शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। ऑल्सो इट इज़ अ वीडियो बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात करी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा टू गेट अ लिटिल कॉन्टेक्स्ट कि मैं किस एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ। सो आज की वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं MDS की ब्रांचेस। क्या फैक्टर्स को सोचते हुए किस ब्रांच को सिलेक्ट करना चाहिए, कौन से क्लिनिकली ओरिएंटेड हैं, कौन से एकेडमिकली ओरिएंटेड हैं, कौन से मार्केट वैल्यू रखते हैं या क्लिनिकली बहुत डिमांडिंग है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, जिससे कि आप वो गलतियां ना करें या आप वो फैक्टर्स को दिमाग में रख के ब्रांच चूज़ करें, जिससे कि जब आपकी MDS कंप्लीट हो आप रिग्रेट्स के साथ नहीं बल्कि श्योरिटी के साथ और क्लैरिटी के साथ बाहर आएँ कि हाँ, अब आपका जो डायरेक्शन है करियर का वो सही जा रहा है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द MDS ब्रांचेस और क्या फैक्टर्स हमें कंसिडर करने हैं, फर्स्ट लेट अस ऑल्सो टॉक अबाउट कि MDS करने के या ना करने के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। तो MDS करने के एडवांटेजेस क्या हैं? MDS करने के एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि वो एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। दूसरा ये कि आपके नाम के आगे MDS लग जाता है तो आपकी एक जो मार्केट वैल्यू है, सोशल वैल्यू है, वो बढ़ जाती है। ठीक है। तीसरा, आप गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में अगर आपको अप्लाई करना है तो MDS के बाद आप सीनियर रेजिडेंसी कर सकते हैं, जिसके थ्रू ही आपके डोर्स ओपन होते हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के लिए। चौथा, आपको अगर प्राइवेट डेंटल कॉलेज ज्वाइन करना है तो आप सीनियर लेक्चरर की पोस्ट पे स्टार्ट करते हैं आफ्टर MDS एंड देन यू स्लोली क्लाइंब द लैडर, जहाँ पे प्रमोशंस जब जैसे होते चलते हैं आप बढ़ते चलते हैं अपने करियर में। ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ICMR फंड करती है या CSIR फंड करती है, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जो फंड करते हैं, जो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस में प्रोजेक्ट्स वेरियस होते हैं। तो उसमें बहुत बार MDS की रिक्वायरमेंट होती है। तो MDS अगर आपने किया हो आप तभी उन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप PhD कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ओनली पॉसिबल आफ्टर डूइंग MDS। सिर्फ BDS करा हुआ इंसान PhD के लिए नहीं जा सकता। सो MDS करने के बाद ये वेरियस एडवांटेजेस हैं जो आप कर सकते हैं कंसिडर आफ्टर परस्यूइंग योर पोस्ट ग्रेजुएशन। सो नाउ लेट्स डिस्कस द डिसएडवांटेजेस कि MDS ख़त्म करके जब आप बाहर मार्केट में निकलते हैं तो उसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं। पहली चीज़, जब आप इतना भारी अमाउंट इन्वेस्ट करके आपने MDS करी है प्राइवेट डेंटल कॉलेज से, गवर्नमेंट में आपका फिर इतना नहीं पैसे लगेंगे, लेकिन अगर आपने प्राइवेट डेंटल कॉलेज से करी है और फिर आप बाहर आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं। वाई? बिकॉज कोई हाई पेइंग जॉब्स आपके लिए वेट नहीं कर रही, ना ही कोई डायरेक्ट प्लेसमेंट्स हैं आपके कॉलेज में कि आप डायरेक्टली किसी हॉस्पिटल से एसोसिएट हो जाएं जहाँ पे आपको कोई पैकेज मिल जाए और वहाँ पे आप काम कर सकें। ना ही कोई क्लिनिक्स आपका इंतज़ार कर रही हैं कि आपको 50-60,000 स्टार्टिंग सैलरी मिले कि हाँ आप चीज़ें कर सकें। आपको 22,000 की सैलरी पे रखा जाएगा और 12-12 घंटे की उम्मीद करी जाएगी कि आप काम करें। अगर आप प्राइवेट डेंटल कॉलेज में ही एज एन एकेडमिशियन ज्वाइन करते हैं तो भी सैलरीज बहुत हाई नहीं है। सो इफ़ यू आर समबडी हु वांट्स टू सस्टेन देयर फैमिली, अपना घर चलाना है, परिवार चलाना है, तो उसके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं अगर आप गवर्नमेंट सेटअप से नहीं निकले हैं या आप गवर्नमेंट सेटअप में नहीं गए हैं। दूसरी चीज़ जो डिसएडवांटेज बहुत बड़ी ये है कि आप अगर अपना क्लिनिक स्टार्ट करने का सोचते हैं तो एक तो आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए। दूसरा, आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है भी, आप स्टार्ट भी कर देते हैं तो उसको इस्टेब्लिश होते होते बहुत टाइम लगता है। तीसरा, क्लिनिक्स जो हैं वो बहुत सीजनली काम करते हैं। कभी विंटर्स में पेशेंट नहीं आएंगे, कभी मानसून में नहीं आएंगे, कभी समर्स में भाग जाएंगे। प्लस पेशेंट्स आर नॉट वेरी कीन ऑन देयर ओरल हेल्थ। ओरल हेल्थ यहाँ प्रायोरिटी है नहीं, हमारी कंट्री में इसका इंश्योरेंस नहीं है, तो हर पेशेंट को चीज़ बहुत एक्सपेंसिव लगती है, ना वो पे करना चाहता है। वो आपसे सब्जी भाजी की तरह मोल भाव करता है कि यहाँ कम कर दीजिए, वहाँ कम कर दीजिए, तो आप ऐसे ही बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। दूसरा, आपको ये लगता है कि भाई मैं सर्विस करूँ या बिज़नेस चलाऊँ। एक क्लिनिक आपका बिजनेस है, आपने इन्वेस्ट किया है, आपको रिटर्न्स भी चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हेल्थ केयर एक सर्विस है, तो आप उन चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। तो MDS करने के बाद जब आप निकल के आते हैं तो ये कोई शॉर्ट फंडा नहीं है कि हाँ, जैसे हमने अगर MBA किया है तो हमको पता है कि हमें
जॉब लग जाएगी, या अगर हमने लॉ किया है तो हमें पता है कि हमको कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन है जहां आप अपने क्लिनिक के बारे में सोचें, या आप जॉब का सोचते हैं तो आप किसी के क्लिनिक पे काम कर सकते हैं, या आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं। देयर इज़ नो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो MDS के बाद ऐसा भी बहुत बार फील होता है कि हाँ, हम एक डेड एंड पे खड़े हैं कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि एक तो आप स्पेशलाइज करके निकलते हैं, क्लिनिक्स जहाँ पे आते हैं आपको समझ आता है कि आपको जनरल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत है, क्योंकि आपने किसी भी फील्ड से किया हो, आपसे पूछी बेसिक वही चीज़ें जाएंगी कि क्या आपको रेस्टोरेशन करनी आती है, क्या आपको एक्सट्रैक्शन करना आता है, क्या आपको RCT करनी आती है, एंड यू रियलाइज़ कि अरे भाई मैं तो 3 साल कोई और चीज़ प्रैक्टिस करके निकला हूँ या निकली हूँ, अब मुझसे तो जनरल प्रैक्टिशनर की डिमांड कर रहे हैं। So at the end of the day, it is a very disappointing scenario once you come out after MDS. So disadvantages MDS करने के ये हैं। So now that we've discussed the advantages and disadvantages, हम जल्दी से बात कर लेते हैं कि MDS में after all हैं कौन सी branches जिनमें आप specialize कर सकते हैं। So ये हैं 9 branches जो कि available हैं for specialization MDS के बाद। हर ब्रांच में आप कुछ डिफरेंट सीखते हैं, हर ब्रांच का कोई डिफरेंट पर्पस है, इसीलिए शायद वो डिज़ाइन करी गई है, एंड हर ब्रांच जो है वो आपके ओरल कैविटी के किसी स्पेसिफिक हिस्से से डील करती है। सो ये है वो 9 ब्रांचेस, एंड इनमें से आप चूज़ कर सकते हैं स्पेशलाइज करने के लिए फॉर MDS। हाँ, अब किन फैक्टर्स का ख्याल रखना है ब्रांच चूज़ करते वक्त, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि क्या फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए वाइल सेलेक्टिंग MDS ब्रांच। अब ये बिल्कुल हो सकता है कि BDS के दौरान ही आप बहुत श्योर हो गए हो कि आपको कोई पर्टिकुलर ब्रांच परस्यू करनी है, या आपको कोई ऐसी पर्टिकुलर ब्रांच जैसे क्लिनिकल पोस्टिंग्स में बहुत मज़ा आता हो, या ऐसी कोई चीज़ या नई टेक्निक आपने इंटर्नशिप में सीखी हो जिसको आपको बहुत अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि हाँ, अब मुझे इसी ब्रांच में MDS करनी है, देन गुड फॉर यू, यू आर समबडी हु नोज, हु इज़ क्लियर। बट इफ़ यू आर समबडी लाइक मी जिसे बहुत आइडिया नहीं था, गाइडेंस की ज़रूरत थी और नहीं मिली, देन प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग, बिकॉज हियर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 6 or 7 फैक्टर्स जो आपको कंसिडर करने हैं बिफोर यू चूज़ अ ब्रांच। सो कंटिन्यू वॉचिंग। सो पहला फैक्टर है क्लिनिक्स। इफ़ यू आर समबडी हु इज़ वेरी इंथुजियास्टिक एंड पैशनेट अबाउट क्लिनिक्स, कि आप क्लिनिकल वर्क ही करना है, पेशेंट्स पे ही काम करना है, हर दिन न्यू केसेस के साथ डील करना है, देन ऑफकोर्स देयर आर सर्टन ब्रांचेस जो क्लिनिकली ज़्यादा डिमांडिंग है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। वो कौन सी हैं वो हम आगे बात करेंगे, बट फिलहाल ये एक फैक्टर है जो आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं वाइल मेकिंग अ डिसीजन। सो क्लिनिक्स अगर आपका वो पैशन है तो वो ब्रांचेस आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आई वुड ऑल्सो एडवाइस कि अब बहुत अच्छे सर्टिफिकेशन एंड डिप्लोमास भी आ गए हैं, कोर्सेज आ गए हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं कि आपकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं उन्हें आप अपस्किल कर सकते हैं और फिर अपने क्लिनिक्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो यू डोंट हैव टू गो फॉर लाइक अ 3-year कंप्लीट पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, रादर आप वो पैसे बचा के डिप्लोमा कोर्सेज में और सर्टिफिकेशन कोर्सेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड देन अपने आप को अपस्किल करके अपने क्लिनिक्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे डेंटिस्ट्री इज़ इंटरडिसिप्लिनरी, आपको सारे ब्रांचेस की हेल्प लगेगी टू ट्रीट अ पेशेंट। तो वाई नॉट गो फॉर जनरल प्रैक्टिशनर वाले स्किल्स एंड नॉट स्पेशलाइज योर सेल्फ इन वन सिंगल ब्रांच। तो इसलिए आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि जब आप डिसीजन लें तो एक इन्फॉर्म डिसीजन लें कि हाँ, आपको MDS ही करनी है या आप बाकी कोर्सेज करके भी अपना क्लिनिक्स का सपना पूरा कर सकते हैं। सेकेंड इज़ अकेडमिक्स। इफ़ यू आर समबडी हु लाइक्स टीचिंग, जिसको कैंपस लाइफ अच्छी लगती है, स्टूडेंट्स के बीच रहना पसंद है, रिसर्चेस, पब्लिकेशन, इन सब में ज़्यादा मज़ा आता है, देन अकेडमिक्स इज़ समथिंग फॉर यू। तो अकेडमिक्स के लिए कोई भी ब्रांच अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, लेकिन जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में जाने की, सीनियर रेजिडेंसी की, तो उसमें कुछ ही ब्रांचेस हैं जो ज़्यादा डिमांडिंग है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। वो कौन सी हैं वो हम आगे बात करेंगे, बट अकेडमिक्स में अगर आप जाना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप प्राइवेट डेंटल कॉलेज में खुश हैं, देन कोई भी ब्रांच वर्क्स फॉर यू। बट इफ़ यू आर समबडी हु इज़ एमिंग फॉर अ गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड उसके लिए आपको सीनियर रेजिडेंसी के थ्रू ही जाना है, तो कुछ ही पर्टिकुलर ब्रांचेस हैं जो ज़्यादा वो मांगते हैं, तो आपको उस हिसाब से देन फिर डिसीजन लेना चाहिए कि आप किस ब्रांच में MDS करना चाहते हैं। नाउ तीसरा फैक्टर जो आता है वो ये आता है कि आपको लगता है कि नहीं, मुझे क्लिनिक्स भी करने हैं, मुझे एकेडमिक्स भी करने हैं, आई वांट अ टेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स,
सो वो पॉसिबल होता है सिर्फ प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में चले जाते हैं तो वहाँ पे क्लॉज होता है कि आप कोई भी एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम नहीं रख सकते, तो आप क्लिनिक्स साथ साथ नहीं चला सकते हैं। सो अगर आपको क्लिनिक्स भी करने हैं, सो यू कैन वेरी वेल गो एंड अप्लाई टू अ प्राइवेट डेंटल कॉलेज। वहाँ पे आप सीनियर लेक्चरर के पोस्ट से स्टार्ट कर सकते हैं एंड साथ ही साथ अपना क्लिनिक भी रन कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप दोनों ही चीज़ों को साथ में बैलेंस करते हुए चल सकते। फोर्थ इज़, आपको ये डिसाइड करने की ज़रूरत है कि आपको डेंटिस्ट्री ज़्यादा पसंद है, लाइक डेंटिस्ट्री होल सोल प्रैक्टिस करनी है, आप प्योरली सिर्फ उस स्ट्रीम के बारे में पैशनेट हैं, या आपको हेल्थ केयर एज अ जनरल एरिया पसंद है। आपको लगता है कि आप पब्लिक की हेल्प करना चाहते हैं या हेल्थ केयर पॉलिसीज़ में हेल्प करना चाहते हैं, या हेल्थ केयर लाइक इट्स अ ब्रॉडर टर्म, तो आप उसमें जाना चाहते हैं। सो इफ़ यू आर समबडी हु फील्स कि नहीं मैं हेल्थ केयर में जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए अलग डिग्रीज़ हैं विच आर वे बेटर देन MDS। तो उसमें आप MPH के लिए जा सकते हैं विच इज़ मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, आप MHA के लिए जा सकते हैं विच इज़ मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। वहाँ पे आप हॉस्पिटल्स को कैसे फंक्शन करते हैं, वर्क कराते हैं, चीज़ें करते हैं, आप सीखते हैं। एंड यू कैन गेट एसोसिएटेड विद कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल पॉलिसीज़ के साथ, XYZ। तो आपके वो वाले डोमेन में ऑप्शंस फिर खुल जाते हैं। एंड तीसरा इज़ MBA, आप MBA कर सकते हैं हेल्थ केयर में, देन यू कैन गेट एसोसिएटेड विद कॉर्पोरेट कंपनीज, हेल्थ केयर जायंट्स, एंड यू कैन हेल्प कंट्रीब्यूट थ्रू दैट। तो ये भी आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है कि अगर आपको सिर्फ डेंटिस्ट्री होल करनी है तो हाँ आप बिल्कुल MDS कंसिडर करिए और फिर आप ब्रांचेस चूज़ करिए। लेकिन अगर आपको हेल्थ केयर की तरफ जाना है देन इट्स अ डिफरेंट स्ट्रीम, और फिर आप डिफरेंट डिग्रीज़ के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, रादर देन 3 साल आप उसमें इन्वेस्ट करें, इतने पैसे दें, चीज़ें करें और फिर आपको रियलाइज़ हो कि नहीं मुझे ये नहीं करना था, मुझे ये करना था। सो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज इफ़ यू आर समबडी हु इज़ नॉट वेरी श्योर कि उसको क्लिनिक्स करने हैं या उसे एकेडमिक्स करने हैं, और हु रियली डजंट नो दैट वेयर लाइफ इज़ गोइंग, मुझे नहीं पता मैं बाद में क्या करूँगा या करूँगी, एंड आई एम डूइंग MDS जस्ट बिकॉज मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं, या प्रेशर है, या एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए। सो देन आई वुड रियली एडवाइज दैट गो फॉर ब्रांचेस जो आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ड्रेन ना करें, जो बहुत एक्सपेंसिव स्ट्रीम्स ना हो, तो आप उनमें भी बिल्कुल MDS कर सकते हैं एंड देन सी वेयर लाइफ गोज एंड टेक अ डिसीजन अकॉर्डिंगली। तो आप बिल्कुल जब कॉलेजेस सेलेक्ट कर रहे हो तो आप सारी ब्रांचेस के फी स्ट्रक्चर्स को देखें, और जब आप कॉलेज सेलेक्ट कर लें तो वो ब्रांच भी आप देख लें कि हाँ ये मेरे पॉकेट को सूट करती हैं, और फिर उन बेसिस पे आप ब्रांच को सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल MDS डिग्री भी अवॉर्ड हो जाएगी एट द एंड ऑफ 3 years, एंड ऑल्सो इट विल नॉट ड्रेन यू वेरी मच फाइनेंशियली, एंड देन यू कैन ऑल्सो टेक फर्दर डिसीजंस इन लाइफ कि अब आपको आगे क्या परस्यू करना है या क्या नहीं करना है। सो आई फील ये भी एक फैक्टर इंपॉर्टेंट। नाउ इफ़ यू आर समबडी हु ऑलरेडी हैज़ अ क्लिनिकल सेटअप घर पे, चाहे आपके पेरेंट्स डेंटिस्ट हों या आपके फैमिली में कोई डेंटिस्ट हो, जहाँ आपका फ्यूचर प्लान हो कि मैं MDS करने के बाद उनके क्लिनिक पे काम करूँगा या मुझे अपने पेरेंट्स के ही क्लिनिक को कंटिन्यू करना है, देन इफ़ यू आर समबडी लाइक दैट देन प्लीज़ आप ज़रूर देखें, एक एनालिसिस करें अपने क्लिनिक का कि कौन सी ऐसी ब्रांचेस हैं या चीज़ें हैं या स्पेशलाइजेशंस हैं जो ऑलरेडी जो वहाँ पे है वो नहीं कर पाता है। व्हाट इज़ न्यू इन द मार्केट, और व्हाट न्यू वैल्यू, एडेड वैल्यू क्या आपको मिलेगी MDS करके जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस क्लिनिक की ग्रोथ में। तो उस बेसिस पे फिर आप डिपार्टमेंट या ब्रांच को चूज़ करेंगे कि अगर आपको जो लगेगा कि हाँ अगर मैं ये सीख के आऊँगी तो मैं अपने क्लिनिक में कंट्रीब्यूट करके उसकी और क्लाइंटेल बढ़ा सकती हूँ, पेशेंट्स बढ़ा सकती हूँ, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हूँ और मेरा क्लिनिक उस चीज़ से ग्रो करेगा। तो उस बेसिस पे फिर आप डिसाइड करिए कि आपको कौन सी MDS ब्रांच करनी है विच विल हेल्प यू ग्रो योर क्लिनिक। अब जिस फैक्टर की मैं बात करने वाली हूँ वो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। जब मैं और फीमेल स्टूडेंट्स को अपने अराउंड देखती हूँ या जो मेरे कलीग्स थे या मैं खुद भी थी, तो मैं जब ये एनालाइज करती हूँ तो मेरे को लगता है कि जेंडर स्पेसिफिक ब्रांचेस भी बहुत होती हैं जहाँ पे फीमेल्स को बहुत सी फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है बिफोर एक्चुअली चूजिंग ऑन अ ब्रांच। बहुत बार हम एज़ फीमेल्स कंफर्टेबल नहीं होती हैं कि हमको नाइट ड्यूटीज़ मिलें या हम ट्रॉमा सेंटर्स में पोस्टेड हों या हमें ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट्स भेजा जा रहा हो, या हम बहुत कंफर्टेबल नहीं होते ये सोच के कि हम MDS के बाद क्लिनिक खोलेंगे ही खोलेंगे,
क्योंकि शादी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, फिर शादी के बाद आपके मदरहुड एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, प्लस आपको नहीं पता होता कि आपकी शादी कहाँ होगी, किस सिटी में होगी, किस स्टेट में होगी, वहाँ पे क्या सर्कमस्टेंसेस होंगे, फाइनेंशियली आप कैसे हाउ यू आर प्लेस्ड, आपको नहीं पता होती बहुत सी बातें. सो यू डोंट नो वेदर टू स्टार्ट अ क्लिनिक, नॉट स्टार्ट इट, कहाँ पे स्टार्ट करें, या किसी और के क्लिनिक पे काम कर लें या एकेडमिक्स में चले जाएं. सो यू आर नॉट वेरी श्योर. तो मुझे ऐसा लगता है कि जेंडर को दिमाग में रखते हुए भी कुछ ब्रांचेस ऐसी होती हैं जो हम अगर उनमें मास्टर्स करते हैं तो हमें पता होता है कि हम किसी भी कोने में चले जाएं देश के, हमको ये पता है कि हाँ ये ब्रांचेस हमें मदद करेंगी, या इन ब्रांचेस की वजह से मेरी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम नहीं होंगी, या मैं अगर किसी भी क्लिनिक में जाके काम करना चाहूँ तो मैं बिल्कुल कर सकती हूँ. तो आई जस्ट फील दैट वो ब्रांचेस को भी उन फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए भी आपको MDS की ब्रांच चूज़ आप कर सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल, बिल्कुल भी मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ, बट इफ़ यू आर समबडी हु इज़ इन दैट सिचुएशन जिसको नहीं श्योरिटी है, तो मे बी आप इस फैक्टर को भी कंसिडर कर सकते हैं. सो अब हमने बात कर ली कि MDS के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, हमने बात कर ली कि भाई कौन से फैक्टर्स आपको कंसिडर करने हैं MDS ब्रांच को चूज़ करते वक्त, कौन से चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है. सो अब हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि हर ब्रांच के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, या कौन सी ब्रांच कौन से अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे आपके लिए खोलेगी. नाउ स्टार्टिंग विद 3 ब्रांचेस, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी की, ओरल पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी की, एंड पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री की. ये जो 3 ब्रांचेस हैं ये आई फील एकेडमिकली ज़्यादा ओरिएंटेड हैं. वाई? बिकॉज अगर हम ओरल पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो इसमें आपको लैब सेटअप और पैथोलॉजी का सेटअप चाहिए. अगर आप इंडिविजुअली सोचते हैं कि आप वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर जो MBBS करने के बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड पैथोलॉजिस्ट बनते हैं तो ऑलरेडी उनके पैथ लैब्स होते हैं, वो एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे काम कर रहे होते हैं. तो सिर्फ ओरल कैविटी की चीज़ें देखने और पढ़ने के लिए आप इतना बड़ा सेटअप अगर खोलते भी हैं तो इट विल नॉट बी वेरी फ्रूटफुल. दूसरा, इन्वेस्टमेंट आपको बहुत लगेगा एंड उसके रिटर्न्स बहुत कम होंगे. दूसरी जो ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी की ब्रांच है उसमें ओरल मेडिसिन में आप सारे कंडीशंस, डिजीज़ सब पढ़ते हैं जो डेंटिस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांच के डिजीज़ और कंडीशंस हों, आप सब पढ़ते हैं, उनके ट्रीटमेंट पढ़ते हैं, क्लिनिकली वो कैसे अपीयर करते हैं, एवरीथिंग यू कवर इन दैट. एंड रेडियोलॉजी में आप जो डेंटल एक्सरेज हैं उन्हें शूट करना, एनालाइज करना, पढ़ना, ये सब चीज़ें भी आप सीखते हैं. लेकिन अगेन इस ब्रांच के बाद अगर आप सोचते हैं कि मैं डायग्नोस्टिक सेंटर खोलूँगा तो भाई जो डेंटल मशीन्स हैं एक तो वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, दूसरा जो MBBS करके रेडियोलॉजिस्ट बने हैं वो बहुत ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे काम कर रहे हैं, वो और भी चीज़ों के रेडियो डायग्नोसिस कर रहे हैं, वो MRIs भी देख रहे हैं, CT स्कैन्स भी देख रहे हैं. तो अगेन आपका इन्वेस्टमेंट बहुत है और फिर आप एक बहुत छोटे हिस्से में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, तो अगेन इट विल नॉट बी वेरी फ्रूटफुल. तीसरा जो है पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री. पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री में येस, इफ़ यू आर समबडी हु गेट्स एसोसिएटेड विद पब्लिक हेल्थ, जहाँ पे आप गवर्नमेंट पॉलिसी से या गवर्नमेंट सेटअप्स पे या कॉरपोरेट सेक्टर में चले जाते हैं, जहाँ पे आप हेल्थ केयर जाइंट्स के साथ अगर काम कर रहे हैं या किसी हेल्थ केयर सेटअप में काम कर रहे हैं जहाँ पे पब्लिक हेल्थ इज़ अ जनरल एम, तो पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री काम आ सकती है. बट अगेन इट विल नॉट हेल्प यू क्लिनिकली. वाई? बिकॉज वो स्किल्स आपको क्लिनिकली इन्हेंस नहीं कर रही हैं, दे आर पुशिंग यू इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. तो अगेन आई फील कि ये जो तीनों ब्रांचेस हैं ये अकेडमिकली ज़्यादा हेल्पफुल है, ज़्यादा ओरिएंटेड हैं, ज़्यादा स्कोप है इनका. पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री में एक एडेड फैक्टर है कि स्टैटिस्टिक्स का भी आपको अच्छा खासा नॉलेज मिल जाता है एंड इट कैन हेल्प यू इन रिसर्च. तो रिसर्च में स्टैटिस्टिशियंस की बहुत हेल्प लगती है, जो कि कम्युनिटी मेडिसिन में भी होता है, जो कि MBBS के बाद जिसमें अगर ब्रांच में लोग PG करते हैं तो उसमें भी सिखाते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल. तो अगेन वो हेल्प करता है, बट देन अगेन वो एकेडमिक्स ओरिएंटेड ही है, नॉट अ वेरी क्लिनिकल ओरिएंटेड स्ट्रीम. तो ये तीनों ही ब्रांचेस एकेडमिकली ज़्यादा ओरिएंटेड हैं. सो इफ़ यू समबडी हु वांट्स टू गो इनटू एकेडमिक्स प्योरली, तो आप इन तीनों ब्रांचेस के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं. ऑल्सो इन तीनों ब्रांचेस में MDS करने के बाद यू कैन ऑल्सो अप्रोच कॉरपोरेट सेक्टर, जहाँ पे जो डेंटल क्लिनिक की फ्रेंचाइजीज़ हैं वो भी आप जा सकते हैं. वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजरियल पोस्ट आपको मिल सकती हैं आफ्टर दीज ब्रांचेस. तो आप नॉन क्लिनिकल रोल्स
भी एक्सप्लोर कर सकते हैं थ्रू दीज ब्रांचेस. सो दीज आर द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल. एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू कि ये जो तीनों ब्रांचेस हैं ये सीनियर रेजिडेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा डिमांड में नहीं है. ओरल मेडिसिन मे बी समटाइम्स वेरी रेयरली, बट बाकी तीनों की कोई भी डिमांड नहीं है, एक्सेप्ट अगर वो कॉलेजेस जहाँ पे ये ब्रांचेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं और उन्होंने सीनियर रेजिडेंसी की वैकेंसी निकाली है, तभी वो उस डिपार्टमेंट में आपको कंसिडर करेंगे. नहीं तो अगर जनरल डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकली है सीनियर रेजिडेंसी में, तो इन ब्रांचेस को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है. सो एकेडमिकली वैसे अच्छी हैं, प्राइवेट डेंटल कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हैं या आपके रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हैं, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके ऑप्शंस फिर लिमिटेड हो जाते हैं और क्लिनिक्स में तो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो जाते हैं. तो ये इन तीनों ब्रांचेस की बात है. नाउ कम्स पेरियो. सो पेरियोडोंटिक्स क्या है? पेरियोडोंटिक्स वो ब्रांच है जो कि टूथ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर से डील करता है, जो कि उसके डिजीज़ेस और ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करता है. आप एक सर्जिकल ब्रांच है, आप सर्जरीज इसमें करते हैं. एंड इसमें जो एडेड फैक्टर है वो इम्प्लांटोलॉजी का है, जिसमें आप इम्प्लांट्स प्लेस करना, उनकी फंक्शनिंग और कैसे वो उनको सस्टेन करना है, कैसे उन्हें हेल्दी रखना है, ये सब बातों के बारे में भी आप सीखते हैं और उसका प्रैक्टिकल भी करते हैं इफ़ द OPD अलाउज इन योर कॉलेज एंड वैसे पेशेंट्स आपको मिलते हैं. लेकिन द कैच हियर इज़ दैट कि जब आपकी डिग्री आपको मिलती है तो उसमें इम्प्लांटोलॉजिस्ट नहीं लिखा होता है. सो यू रियली डोंट हैव अ प्रूफ कि आप इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैं कि नहीं हैं. दूसरी चीज़, क्लिनिकली आप इसको तब प्रेफर करिएगा जब आपके जो जनरल स्किल सेट है वो ऑलरेडी आप बहुत श्योर हैं उस बारे में, या आपने PG के दौरान क्लिनिक्स कंटिन्यू रखे हैं, आप दूसरों के क्लिनिक्स पे काम कर रहे हैं और आपकी बाकी चीज़ें अगर स्ट्रांग हैं तो बिल्कुल आप पेरियो को कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज इट विल ऐड टू योर स्किल सेट, जिसमें आप इम्प्लांटोलॉजी के बारे में भी सीखेंगे और सर्जरीज भी सीख सकते हैं जो पेरियो में होती हैं. क्योंकि उनकी क्लिनिकल डिमांड बाहर मार्केट में इतनी नहीं है, बट स्टिल इफ़ एंड एवर इट कम्स तो आप बिल्कुल वो प्रोसीजर्स कर सकते हैं. सो दैट इज़ हाउ इट विल ऐड वैल्यू टू योर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्किल्स, तभी ये क्लिनिकली हेल्पफुल है. तीसरी चीज़, अगर आप सीनियर रेजिडेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेते हैं कि हाँ इसके बाद मैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ फॉर एकेडमिक्स, देन लेट मी टेल यू दैट पेरियो इज़ नॉट प्रिफर्ड, बहुत ही लीस्ट प्रिफर्ड ब्रांच है. उसके अलावा और बहुत ब्रांचेस हैं जो डिमांड है जिनकी, एक्सेप्ट वो वाले गवर्नमेंट कॉलेजेस जिसमें ऑलरेडी ये डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है और वहाँ पे वैकेंसी निकले तो हाँ पेरियोडोंटिस्ट की डिमांड है. बट जनरली डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकलती है तो उसमें फिर पेरियोस वालों को बहुत प्रायोरिटी नहीं दी जाती है. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ब्रांच फिर आपको थोड़ा सेटबैक दे देती है. ऑल्सो इस ब्रांच के बाद भी आप डेंटल फ्रेंचाइजीज़ को अप्रोच कर सकते हैं और इसमें आपको क्लिनिकल रोल्स ही मिलते हैं. हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपको एक क्लिनिक पे ना बिठाएं, बल्कि आपको कंसल्टेशंस वाला जॉब मिले जहाँ पे आपको लेज़र्स और मशीन्स आपको लेके अलग अलग क्लिनिक पे जाना पड़े टू फंक्शन. सो वो आप देख लीजिएगा कि आप वो करना चाहते हैं कि नहीं. बट हाँ, अगेन डेंटल क्लिनिक के फ्रेंचाइजीज भी ये ऑप्शन अवेल आप कर सकते हैं. देन कम्स पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री. यहाँ पे आप बच्चों के साथ डील करते हैं हु आर अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स. अगर वो 14 ईयर्स से बड़े होते हैं तो जो भी ट्रीटमेंट होना है उसके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में उनको रेफ़र कर दिया जाता है. सो 14 या 14 से कम उम्र के बच्चों का ट्रीटमेंट जो है वो इस डिपार्टमेंट में होता है. इस डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आप सारे ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, प्राइमरी दांतों पे भी जो कि बच्चों के दांत होते हैं और अडल्ट टीथ पे भी, क्योंकि अगेन 12 साल तक की उम्र में सारे परमानेंट टीथ आ जाते हैं. तो आप परमानेंट टीथ का काम भी कर रहे हैं और आप बच्चों के दांतों का भी काम कर रहे हैं. तो आपका स्पेक्ट्रम जो है वो बढ़ जाता है, जहाँ पे आप बच्चों को भी ट्रीट कर सकते हैं और अडल्ट्स पे भी कहीं ना कहीं आप फंक्शन कर सकते हैं. दूसरा एक बहुत बड़ा एडवांटेज इस डिपार्टमेंट का ये है कि आप क्योंकि RCTs भी कर रहे हैं, स्केलिंग भी कर रहे हैं, ब्रेसेस का काम भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्पेस मेंटेनर्स लगा रहे हैं, या आपको दांतों को अगर थोड़े बहुत स्पेसिंग करनी है, करेक्शन करने, तो आप वो काम भी कर रहे हैं. तो आपका जो एक ट्रीटमेंट का होराइज़न है वो बढ़ा हुआ है. तो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये ब्रांच आपको हेल्प करती है, क्लिनिकल सेट में आपके ऐड करती है. एंड अगर हम एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, देन अगेन एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी ब्रांच है. सीनियर रेजिडेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक ब्रांच है, क्योंकि कहीं कहीं जहाँ पे ये डिपार्टमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वहाँ पे इन डिपार्टमेंट्स की डिमांड है. और ऑल्सो बच्चे तो हर ही जगह होते हैं, तो बच्चों
का ट्रीटमेंट भी हर जगह ही हो रहा है, तो वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पीडोडोंटिस्ट बिकम इम्पॉर्टेंट। हाँ, ये ज़रूर है कि बाहर मार्केट में बच्चों की हेल्थ को, ओरल हेल्थ को लेके, चाहे अडल्ट हों चाहे बच्चे हों, वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं। बट देन एज अ पीडोडोंटिस्ट आई फील कि आपका एक स्पेक्ट्रम जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है, बिकॉज अगेन आप बच्चों को भी ट्रीट कर रहे हैं, अडल्ट्स को भी कर रहे हैं, एंड एज अ पीडोडोंटिस्ट देन यू कैन ऑल्सो वर्क टूवर्ड्स अवेयरनेस एंड ट्रीटमेंट। आप स्कूल्स में जा सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। तो आई फील कि पीडोडोंटिक्स इज़ अ ब्रांच दैट यू कैन देन कंसिडर, बिकॉज इट विल क्लिनिकली ऑल्सो हेल्प यू, एंड अकेडमिकली तो ये ब्रांच अच्छी है ही। नाउ कम्स ऑर्थोडोंटिक्स। ऑर्थोडोंटिक्स वो ब्रांच है जहाँ पे आप जो पेशेंट्स हैं उनके टेढ़े मेढ़े दांतों को करेक्ट करते हैं थ्रू अप्लायंसेस। तो ये उस चीज़ को एम करता है। सो ऑर्थोडोंटिक्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये तो एक बहुत ल्यूक्रेटिव फील्ड है, क्योंकि आप एक ही पेशेंट के प्रोसीजर से यू अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी। एंड दूसरा ये है कि अब बहुत सारे कॉर्पोरेट जायंट्स आ गए हैं इस फील्ड में जो कि अलाइनर्स से डील कर रहे हैं। तो आप डायरेक्टली कॉर्पोरेट सेटअप में जा सकते हैं विद बहुत अच्छी हैंडसम सैलरीज मिलती हैं और काम अच्छा है, ट्रैवल है, चीज़ें हैं, तो वो भी आपको ऑप्शन ऑर्थोडोंटिक्स के थ्रू मिलता है। बाकी क्लिनिक्स का ऑप्शन बिल्कुल रहता है जिसमें आप कंसल्टेशंस भी कर सकते हैं, अपने क्लिनिक्स पे भी काम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपकी बाकी स्किल्स आर ऑल्सो इन प्लेस। तो अगेन इट विल ऐड टू योर स्किल सेट, बिकॉज जो ब्रेसेस एंड ऑल का काम है, अप्लायंसेस का काम है, वो सिर्फ इसी ब्रांच में कराया जाता है और किसी ब्रांच में नहीं होता है। सो देन ऑर्थोडोंटिक्स ऑल्सो becomes useful that ways, and also इट एड्स टू योर स्किल सेट। बाकी अकेडमिकली अगर हम बात करें तो अकेडमिकली बहुत अच्छी ब्रांच है, प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के लिए तो है ही, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस में भी सीनियर रेजिडेंसी के लिए ऑर्थोडोंटिक्स एक सॉर्ट आफ्टर ब्रांच है। तो ये ब्रांच जो है आपको अकेडमिकली भी हेल्प कर सकती है और क्लिनिकली भी हेल्प कर सकती है। सो इफ़ दैट इज़ समथिंग दैट इंटरेस्ट्स यू, आपको अप्लायंसेस बनाने में, लगाने में, हाउ दांतों की स्पेसिंग ठीक करनी है, टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करना है, वो एक्साइट करता है, देन दिस इज समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली कंसिडर। सो नाउ कमिंग ऑन टू प्रोस्थोडोंटिक्स। प्रोस्थोडोंटिक्स का वीडियो शायद मेरा डिलीट हो गया है, इसलिए मैं इसे ऐसे कंपनसेट कर रही हूँ। सो प्रोस्थोडोंटिक्स ब्रांच जो है, मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्स एंडो के बाद ये हमारी डेंटिस्ट्री का ब्रेड एंड बटर है। ऐसा कोई क्लिनिक नहीं है जहाँ पे प्रोस्थो का काम ना हो रहा हो, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है जिसमें प्रोस्थो का काम ना हो रहा हो, चाहे क्राउन्स लगने हो, चाहे मिसिंग दांतों को रिप्लेस करना हो, चाहे इम्प्लांट्स के ऊपर क्राउन लगने हो, चाहे आरसीटी के बाद क्राउन्स लगने हो, चाहे डिसकलर्ड दांतों में लगने हो, चाहे विनियर्स लगने हो, हर सूरत में प्रोस्थोडोंटिक्स का काम है। लैमिनेट्स हो गए, प्रोसीजर्स हो गए जिसमें कि एस्थेटिक्स भी आते हैं, डेंटल इन्हेंसमेंट्स भी आते हैं, तो इन सारी चीज़ों में प्रोस्थोडोंटिक्स का बहुत ज़्यादा प्ले है। सो अगर आप इस फील्ड को चुनते हैं तो आपके जो ऑलरेडी क्लिनिकल स्किल्स हैं उसमें ये इन्हेंसमेंट करेगा, आपके क्लिनिकल सेट में ऐड करेगा, जिसमें आप इम्प्लांट्स भी प्रैक्टिस करते हैं इस ब्रांच में। सो इट इज़ एन एडेड एडवांटेज, क्योंकि आप इम्प्लांट्स के साथ साथ उसके ऊपर जो क्राउन है उसको भी आप सीखते हैं, समझते हैं कि कैसे प्लेस करना है, कैसा क्राउन देना है। एंड क्योंकि आपने लैब वर्क भी किया होता है तो लैब्स एंड ऑल के साथ भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, प्रिसिशन ज़्यादा होता है। रही बात एकेडमिक्स की, तो ये एकेडमिकली भी डिमांडिंग ब्रांच है, सीनियर रेजिडेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिमांडिंग है, स्पेशली उन कॉलेजेस में जहाँ पे ऑलरेडी प्रोस्थो फैकल्टी प्रेजेंट होती है और डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकलती है, तो वो प्रोस्थो वालों को भी प्रेफरेंस बिल्कुल देते हैं। क्लिनिकली तो ये बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग है ही, एंड कंसल्टेशंस की भी इसकी हाई डिमांड है, एंड इवन डेंटल फ्रेंचाइज क्लिनिक्स में भी क्लिनिकल रोल्स के लिए इसकी डिमांड अच्छी खासी है। सो हाँ, ये हो सकता है ज़रूर कि एमडीएस करते वक्त 3 साल आपको लगें कि बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क मांग रहे हैं, आपको कॉलेज टाइमिंग्स के बाद भी रुकना पड़ रहा है क्योंकि लैब वर्क इतना होता है, इवन इसका जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत टीडियस होता है, लेकिन ट्रस्ट में 3 साल के बाद ये ब्रांच आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड करेगी। सो इफ़ यू आर समबडी जिनको ये वाले प्रोसीजर्स अच्छे लगते हैं, मज़ा आता है, या कोई क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रहा है, तो बिल्कुल आप इस ब्रांच को ऑप्ट कर सकते हैं। नाउ कम्स ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, OMFS। ये डिपार्टमेंट इकलौता ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया अलाउ करती है, जिसे हेयर एंड एस्थेटिक ट्रांसप्लांट्स के लिए, तो जो भी ये
कोर्सेज़ हैं जहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट सिखाए जा रहे हैं, या एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं जिसमें बोटॉक्स की बातें हैं, या फेशियल एस्थेटिक्स को इन्हांस करने की बातें हैं, तो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने सिर्फ इसी ब्रांच को वो मान्यता दी है कि यही ब्रांच के जो डेंटिस्ट हैं वो इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी अगर कोई ब्रांच का कर रहा है या इवन BDS करें तो वो इलीगल है। सो दिस ओपन्स अ ह्यूज एवेन्यू इन टर्म्स ऑफ मनी एंड क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ अगर आप इस ब्रांच को चूज़ करते हैं। दूसरा, इस ब्रांच के चलते आप हॉस्पिटल से एसोसिएट हो सकते हैं, ट्रॉमा सेंटर से एसोसिएट हो सकते हैं, हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी से एसोसिएट हो सकते हैं, जितने भी कैंसर सेंटर्स हैं वहाँ पे आपको नौकरी मिल सकती है। सीनियर रेजिडेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हाईली सॉट आफ्टर ब्रांच है। अगर आप एम्स के सीनियर रेजिडेंसी के जाके एडवर्टिजमेंट्स देखें और दूसरे गवर्नमेंट सेटअप के सीनियर रेजिडेंसी के एडवर्टिजमेंट्स देखें, आप इवन ऑन्कोलॉजी सेंटर्स के एडवर्टिजमेंट्स देखें फॉर सीनियर रेजिडेंसी, आपको सिर्फ ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स की ही डिमांड दिखाई देगी। तीसरी चीज़, ये एक लौती ऐसी ब्रांच है जिसमें MDS के बाद फेलोशिप्स अवेलेबल हैं, तो आप सुपर स्पेशलाइज भी कर सकते हैं ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी करने के बाद। यही एक ब्रांच है जो इस चीज़ का आपको अपॉर्चुनिटी देती है। सो ये ब्रांच क्लिनिकली तो बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग है ही। अगर आप अपने क्लिनिक में भी काम करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग है, बिकॉज एक्सट्रैक्शन के पेशेंट्स, इम्पैक्शन के पेशेंट्स बहुत आते हैं। दूसरा, आप कंसल्टेशंस भी कर सकते हैं, बिकॉज इम्पैक्शंस के केसेस और भी जगह आते हैं और सब लोग स्किल्ड नहीं होते हैं उन केसेस को हैंडल करने के लिए। तो क्लिनिकली भी बहुत अच्छी ब्रांच है, अकेडमिकली भी उतनी ही अच्छी ब्रांच है। सो इट इज़ अ ब्रांच दैट यू कैन डेफिनेटली कंसिडर इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ क्लिनिक्स, in terms of academics. It is very rewarding, it is very clinically demanding and academically demanding, so that is a very very good branch. And last but not the least is endodontics. So अगर हम कॉन्स एंड एंडो की बात करें तो ये वो डिपार्टमेंट है जो डेंटिस्ट्री का ब्रेड एंड बटर है, क्योंकि फिलिंग्स की बात हो रही है, रूट कैनाल की बात हो रही है, और ये हर क्लिनिक में हर डेंटिस्ट हर पेशेंट पे कर रहा है। सो इट इज़ समथिंग दैट इज़ हाईली क्लिनिकली डिमांडिंग। अकेडमिकली भी बहुत अच्छी ब्रांच है, क्योंकि अगेन सीनियर रेजिडेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंडोडोंटिस्ट्स आर वेरी मच इन डिमांड। क्लिनिकली आप चाहे अपने क्लिनिक में काम करें, चाहे आप किसी और के क्लिनिक में काम करें, एंडोडोंटिक्स इज समथिंग जो लोगों को चाहिए ही चाहिए। अगर आप MDS के थ्रू नहीं सीखते हैं तो आप बिल्कुल आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज के थ्रू सीखेंगे, या आप किसी और ब्रांच से भी अगर MDS करके निकलते हैं तो ये तो आपको आना ही आना चाहिए अगर आप क्लिनिकल सेटअप में जाना चाहते हैं। तो एंड ऑल्सो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज मैं आपको ये बताऊं कि आप किसी भी कॉलेज से इस ब्रांच में MDS कर लीजिए। आप मेरे जो ये वाला वीडियो था, इस वीडियो के कोई भी फैक्टर्स को कंसिडर ना करते हुए किसी भी कॉलेज में आंख बंद कर एडमिशन ले लीजिए। लेट मी टेल यू, इस डिपार्टमेंट में OPD हमेशा भरी रहती है, आपको बहुत पेशेंट्स मिलेंगे, आपका क्लिनिकली जो हैंड है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, बिकॉज इस डिपार्टमेंट की बहुत डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसीलिए शायद ये डिपार्टमेंट और ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल डिपार्टमेंट जो है वो रैंक्स, हायर रैंक्स पे, चाहे प्राइवेट कॉलेज में हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में हो, वो पहले ही उठ जाता है, या प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रांचेस में भी आता है। तो ये ब्रांच अगर आप थोड़ा स्ट्रेच करके इसमें MDS कर लेते हैं, ट्रस्ट मी इट इज़ गोइंग टू बी वेरी रिवॉर्डिंग। प्लस आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, कहीं आपकी शादी हो जाए, कहीं आपको सेटल होना पड़े, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, इस ब्रांच के चलते आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी में कोई कमी नहीं होने वाली है। चाहे आप फ्रेंचाइजीज ज्वाइन कर लीजिए, चाहे आप प्राइवेट क्लिनिक्स ज्वाइन कर लीजिए, चाहे अपना क्लिनिक खोल लीजिए, दिस ब्रांच इज़ गोइंग टू रिवॉर्ड यू a lot. So it is a very highly sought after branch and I will highly recommend it. So ये टेबल मैंने एज अ समरी ऐड करी है, जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सारी इस टेबल में समराइज्ड हैं। तो आप चाहे तो पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर चेन आराम से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी ब्रांच ऑप्ट करनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको MDS ही नहीं करनी है, या आपको MDS करना बहुत फ्रूटफुल नहीं लग रहा है, या आपको लग रहा है कि बहुत इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न्स इतने नहीं हैं, या आपने सारे उन फैक्टर्स के बारे में सोचा जो मैं बता चुकी हूँ और आपको लगा कि इनमें से कोई भी फैक्टर आपको बहुत एक्साइट नहीं कर रहा है, या सारे फैक्टर्स इसी और इशारा कर रहे हैं कि MDS करना भी चाहिए या नहीं, देन प्लीज़ वरी नॉट। MDS ही इकलौती ऐसी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है जो आप कर सकते हैं BDS के बाद। BDS के बाद
और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मुझे भी नहीं पता थे, लेकिन एज एंड व्हेन आई एक्सप्लोर्ड आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये भी सेक्टर्स हैं जहाँ हम काम कर सकते हैं। एंड माइंड यू BDS के बाद बहुत अच्छा मौका होता है कि आप उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। क्यों? क्योंकि MDS करते करते बहुत से ऐसे फील्ड्स हैं जिनकी एज लिमिट निकल जाती है, तो आप अप्लाई कर ही नहीं पाते हैं, और वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपके हाथ से परमानेंटली चली जाती हैं। इन सारी ही बातों के बारे में मैंने डिटेल में इस वीडियो में बात करी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने फैक्टर्स के टाइम भी ये बात कही थी कि आप वो सेगमेंट में जाके ज़रूर देख सकते हैं कि अगर MDS करना ही नहीं है तो क्या करें। तो प्लीज़ इस वीडियो में देखिएगा, आपको आपके क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे। So I hope this really helps. So that was all, dear lovelies. I do hope this video helped you a lot, और मे बी सम आपको कोई ना कोई इंपॉर्टेंट या यूज़फुल चीज़ इसमें से मिली हो, एंड इट हेल्प्स यू डिसाइड ऑन योर MDS ब्रांचेस, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना डिलेमा होता है, कितना कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारे लोग बहुत सारी एडवाइस दे रहे होते हैं, बट समझ नहीं आता कि हम किसकी सुने। तो आई डू होप कि ये आपको हेल्प करेगा। आपके कोई भी डाउट्स हों, आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है, या मुझे और किसी पॉइंट के बारे में भी बात करनी चाहिए थी, या कोई और वीडियो है जो आप किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं, जैसे कि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो था, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखें। मैं ज़रूर उस पर रिसर्च करके चीज़ें, डेटा इकट्ठा करके आपको प्रेजेंट करूँगी। एंड कोई फीडबैक देना हो, सजेशन देना हो, तो भी मैं सुन रही हूँ। प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में लिखें। आई वुड लव टू रीड देम एंड रिस्पॉन्ड टू देम। मिलते हैं बहुत जल्दी दूसरे वीडियो में। टिल देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज इट गिव्स मी मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।